हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि स्वस्थ होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपका इस पसंदीदा चैनल स्टडी ए टू जेड में। साथियों, मुझे खेद है कि बीच में कुछ एक दो दिन क्लास गैप हो जा रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न कलेक्ट करके लाऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। और एग्ज़ाम का समय आपके पास बहुत कम है और आप उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर भी ये जो क्वेश्चन है इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और आज जो प्रश्न है, मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ और केवल साइंस का है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके अधिक से अधिक दोस्तों को इससे बेनिफिट मिल सके। तो चलिए करते हैं आज की क्लास का शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 100 ग्राम भार वाले शीशे के किसी पिंड को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। खंड में स्थानांतरित ऊष्मा की मात्रा की गणना करें। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा 127 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो देखिए इसमें क्या है, 100 ग्राम का कोई वस्तु है, मास 100 ग्राम है और गर्म कहाँ से करना है, 20 से 50 डिग्री तक उसका टेम्परेचर को ले जाने के लिए खंड में स्थानांतरित ऊर्जा की ऊष्मा की मात्रा कितना होगा, यानी कि क्यू फाइंड करना है। इस तरह का प्रश्न पहले भी देखे हम लोग। क्यू इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी। क्यू क्या है, ऊष्मा की मात्रा, एम क्या है, मास है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। सबका मान पुट कर दीजिए। 100 इंटू एस कितना है 127 इंटू डेल्टा टी कितना है 50 माइनस 20 यानी कि 30 हो जाएगा। 100 गुने 127 गुने 30। 100 क्या है, ग्राम है, उसको केजी में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए हमारा किस में दिया है, विशिष्ट ऊष्मा 127 जूल पर केजी केल्विन, यानी कि जो द्रव्यमान है वो केजी में होना चाहिए। तो ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, काट दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो इसके खसिल 2 8 3 एकम 3 इतना जूल। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल पर डैश पर अभिमुख होते हैं। मतलब कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का कौन सा मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होगा, एक सेम स्केल पे होगा। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो -40 डिग्री होगा। अगर आप मान के लिए एग्जाम में भूल गए तो एक फार्मूला हमारे पास है F - 32, ये सबको मालूम होना चाहिए, बटा 9 बराबर C बटा 5। अब बराबर या किस F के जगह में C रख दीजिए, C - 32 बटा 9 बराबर C बटा 5। सोल्व करिएगा, 5C माइनस 32 पचे 160 बराबर 9C, या माइनस 160 बराबर 4C। C बराबर कितना हो गया, -40 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखेंगे। -40 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में बराबर होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। और अगर भूल भी गए तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली किसी दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए शुरू में कितना है, लंबाई L है और त्रिज्या कितना है, R है। और बोल रहा है कि उसी सेम मटेरियल का बना हुआ है, लंबाई कितना हो जा रहा है, आधा, और त्रिज्या भी कितना हो जा रहा है, आधा। तो दूसरे वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए प्रतिरोध हमारे पास आता है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, रो एल बाई आर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार जो हमारा है वो इस तरह का रहेगा। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तार हमारा इस तरह का रहेगा, एक तरह से बेलन का आकार का रहता है। तो जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा रहेगा, यही तार है, इसका ये हमारा एल लेंथ है, ये एरिया है।
रो क्या है उसका रेसिस्टिविटी है। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि आर डैश है, आर डैश क्या बोलेगा, पदार्थ वही है, रेसिस्टिविटी वही होगा, एल जो है वो एल बाई 2 हो जा रहा है, लंबाई कितना है आधा हो जा रहा है, पहले एल था अब एल बाई 2 हो गया, और जो त्रिज्या है वो पहले कितना था आर था, अभी कितना हो जाएगा आर बाई 2, यानी कि पाई आर बाई 2 का स्क्वायर। देखिए रो इंटू एल बाई 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2, जो नीचे 2 है वो बटा 4 रहेगा, ऊपर चला जाएगा 4, 2 दूनी के 4, तो कितना मिल गया रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2। इसी को ऐसे लिख सकते हो, आर डैश इज इक्वल टू देखिए रो इंटू एल बाई पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है आर है इंटू 2, यानी जो बार वाला जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा उसका पहले वाले रेजिस्टेंस का दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 आर आंसर। अगला प्रश्न है, किसी प्रणाली में भेजे जाने वाले ऊष्मा को डैश में मापा जाता है। प्रणाली यानी कि सिस्टम, किसी सिस्टम में जो हीट हम लोग देते हैं उसको किस में मापते हैं, उसको मापते हैं जूल में। देखिए और किलोवाट, किलोवाट किसका यूनिट है पावर, शक्ति का है। डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एम्पियर किसका है करंट, धारा का। चारों हो गया। एडिटिंग उतना अच्छा से ना हो पा रहा होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्योंकि एडिटिंग उतना अच्छे से आता नहीं है, मैं भी सीख ही रहा हूँ। डैश ऊष्मा की प्रति इकाई द्रव्यमान है जो किसी पदार्थ को एक ही तापमान और दबाव पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक है। मतलब उस ऊष्मा को क्या बोलेंगे जो ठोस को द्रव में बदलेगा, तो उसको बोलेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए गुप्त ऊष्मा क्या है, अगर हम गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो गुप्त ऊष्मा जो है किसी पदार्थ का ताप परिवर्तित किए बिना इसकी अवस्था परिवर्तन, कोई भी पदार्थ है उसका ताप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन उसका अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जो ऊष्मा का मात्रा की जरूरत पड़ेगा उसी को हम लोग बोलेंगे गुप्त ऊष्मा। जैसे मान के चलिए बर्फ है, अब बर्फ को हम ऐसे छोड़ दिए चाहे हीट किए तो क्या बन जाएगा पानी बन जाएगा, तो उसमें कुछ ऊष्मा लगा, जो ऊष्मा लगा वही उसका है गुप्त ऊष्मा। तब गुप्त ऊष्मा भी 3 तरह का होगा, एक होगा द्रवण की गुप्त ऊष्मा, जैसे कोई ठोस को द्रव में बदल रहे हैं उसको बोलेंगे द्रवण की गुप्त ऊष्मा। एक होता है संलयन की गुप्त ऊष्मा, फिर से उस द्रव को अगर ठोस में बनाना है तो कुछ ऊष्मा उसमें से निकालेंगे, ये हो गया द्रवण की गुप्त संलयन की गुप्त ऊष्मा, उसी को बोलेंगे रिसिलिएशन। एक होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जैसे कोई द्रव है उसको गैस में बदलना है तो उसके लिए जो ऊष्मा लगाएंगे देंगे वो हुआ वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। और एक होता है परिशोधन यानी सब्लिमेशन, जैसे कोई ठोस है, जनरली क्या होता है ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो पहले द्रव बनेगा फिर गैस बनेगा, लेकिन ऊर्ध्वपातन जो है वो क्या होता है ठोस को डायरेक्ट हम लोग गैस में हीट करेंगे, ठोस जो है वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर को जलाते हैं तो देखेंगे उसमें लिक्विड नहीं बनता है, वो हीट देंगे वो सीधे ठोस अवस्था में रहता है, उससे सीधे वो गैसियस फॉर्म में बन जाता है। तो वही हमारा परिशोधन यानी कि ऊर्ध्वपातन, इसी को बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। इसका हमारा आंसर कौन सा हो गया द्रवण की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब कि लैटेंट हीट इसको बोलते हैं, लैटेंट हीट यानी L इज इक्वल टू क्या होता है Q बटा M, जहाँ Q क्या है अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q है और M क्या है पदार्थ का द्रव्यमान, यही हो गया लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा। उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा अगर किसी को समझने में दिक्कत हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ओम वाले 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है। वोल्टेज स्रोत द्वारा आपूर्ति की जाने वाली धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि
आई ज्ञात करना है। R1 दिया हुआ है 100 ओम, एक ठो और R1 दिया हुआ है वो भी 100 ओम है। 100 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। 1/100 प्लस 1/100, ये कितना हो जाएगा, 2/100, 1/50, या R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 50 ओम। फाइंड क्या करना है, धारा यानी कि I। तो हम लोग जानते हैं I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R, जहाँ V क्या है, वोल्टेज है 40/R कितना हो जाएगा, 50, 0.8 एम्पियर आंसर हो जाएगा बी। देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है, समय 1 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या है। मतलब ये बोल रहा है कि x बराबर 0 से स्टार्ट कर रहा है, शुरू में x भी 0 है, t भी 0 है, फिर चलना शुरू कर रहा है, मतलब कि u भी 0 रहेगा और उसका त्वरण दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से घूम रहा है, समय 1 सेकंड और 5 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। सबको पता है औसत वेग बराबर क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो इस समय अंतराल के दौरान जो हमारा विस्थापन हो रहा है, सबसे पहले वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए विस्थापन कैसे निकालेंगे, दूरी सूत्र सबको मालूम है, s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ u प्रारंभिक वेग है, t समय है, और a क्या है, एक्सीलरेशन है, और फिर t टाइम है। तो देखिए प्रारंभिक वेग u 0, t को शुरू में कितना t है, 1 है, बराबर 1/2, a कितना है 2 और 1 स्क्वायर, यानी कि हमारा अगर S1 निकालेंगे, T1 S1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर। अब S2 निकाल दीजिए 5 सेकेंड पे, तो यहाँ फिर हमारा UT हो जाएगा, यानी कि 0 × 5 प्लस 1/2 × A × t स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, ये कितना हो गया, 5×5 = 25 मीटर। तो देखिए पहला विस्थापन 1 मीटर है, 1 मीटर से शुरू किया और गया कहाँ तक, 25 मीटर तक। तो जो विस्थापन हुआ दोनों को माइनस करेंगे, S2 - S1, तो 25 - 1 = 24। अब देखिए औसत वेग हम फाइंड कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है। औसत वेग ये क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, यही ना होता है। कुल विस्थापन क्या होगा, S2 - S1 बटा T2 - T1, यानी कि 25 - 1 बटा 5 - 1, यानी कि 24/4 बराबर 6 वेग है मीटर पर सेकंड। कौन सा आंसर होगा, 6 मीटर पर सेकंड, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी भी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो कोई ड्राइंग शीट रहेगा तो उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, इसका हमारा हो जाएगा 2/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें। न्यूनतम प्रतिरोधकता मतलब उच्चतम चालकता। तो मालूम है सबको, सबसे अच्छा जो चालकता है वो किसका है, चांदी का है, यही हमारा हो गया आंसर। वस्तु के द्रव्यमान घनत्व या घनत्व को उसके डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान प्रति इकाई लंबाई, द्रव्यमान प्रति इकाई क्षेत्रफल, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई एम्पियर। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, ये हो गया, यानी कि इसको लिखेंगे
घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, द्रव्यमान का केजी और आयतन का मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें। तांबा, एल्युमिनियम, चांदी और तारा। तो सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता किसका होगा, पारे का होगा। डैश यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी छोरों पर संभावित अंतर के सीधा समानुपातिक होता है। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत धारा छोरों पर प्रवाहित होने वाले संभावित अंतर भी, यानी कि वोल्टेज क्या सीधा समानुपातिक होता है। मतलब देखिए ये जो है भी हमारा आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, भी के। ये हमारा कि कौन सा नियम है, ओम का नियम, कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। दूसरा है जूल, इसको भी देख लेंगे, जूल्स लॉ। जूल का नियम क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न उष्मीय उष्मा की मात्रा, कोई सर्किट है उसमें हम वोल्टेज दे रहे हैं तो कितना हमको उष्मा मिलेगा, वो है जूल्स लॉ। इसका अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और क्या बच गया, कूलम्ब। कूलम्ब का नियम जो है वो क्या है कि दो आवेश के बीच कितना बल लगेगा। मान के चलिए दो आवेश है Q1 और Q2, एक प्लस है एक माइनस है, चाहे दोनों प्लस प्लस भी रहेगा तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, एक प्लस एक माइनस रहेगा तो आकर्षण का फोर्स लगेगा। इन दोनों के बीच बल क्या लगेगा, तो इसका मात्रा ये हमारा फॉर्मूला है F = KC Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मोड में है। Q1 Q2 हमारा दो चार्ज है, KC एक स्थिरांक है, और ये दोनों के बीच जो दूरी है Q1 और Q2 के बीच, यही हमारा क्या है, R है। तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया दो आवेश के बीच लगने वाला बल। तो यही हमारा कूलम्ब्स लॉ। एम्पियर लॉ कुछ वैसा होता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मीय चालकता की इकाई डैश होती है, यानी कि ऊष्मीय चालकता। देखिए ऊष्मीय चालकता क्या होता है, किसी पदार्थ की ऊष्मा को स्थानांतरित करने की क्षमता, कितना तेजी से ऊष्मा उसमें प्रवाहित हो रहा है। अगर ये कोई रॉड है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, लंबाई इसका L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, तो इसमें जो हीट देंगे तो कितना तेजी से फ्लो होगा, यही हमारा है ऊष्मा चालकता। ये जो फॉर्मूला लिखेंगे तो QL A इंटू डेल्टा टी, जहाँ L क्या है रॉड का लेंथ है, A क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, Q क्या है जितना हीट हम दे रहे हैं, और डेल्टा टी क्या है, ये दोनों सिरों के बीच का जो ताप का अंतर है वही हमारा डेल्टा टी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वाट अपॉन मीटर केल्विन, और वाट को क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। कौन सा हो जाएगा हमारा, जूल सेकेंड -1 मीटर -1 केल्विन, ये हो गया आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल ये सेकेंड नीचे है तो -1 M -1 K -1, यही हमारा हो गया आंसर। एक मील लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। अगर इंच को बोलेगा तो इंच को सेंटीमीटर में बोलो तो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, ये भी पूछते रहता है। तो एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर। मान लें WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार है, तो WE और WM का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार और चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार का अनुपात ज्ञात करना है। तो
देखिएगा कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो जो भार होगा, भार का अनुपात भी कितना होगा, इसका पृथ्वी पर जो भार है उसका 6वां भाग होगा वहाँ पे, यानी कि WE बराबर 6 × WM। क्या हो गया आंसर? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से क्या होगा? जो आउटपुट है वो हमारा इनपुट से क्या होता है, हमेशा कम होगा। जितना हमें इनपुट कार्य देंगे आउटपुट उससे कम ही हमको मिलेगा। अगला प्रश्न है, लकड़ी का कोई गुटखा पानी में अपने आयतन के 65% भाग के साथ पानी पर तैर रहा है, इसका घनत्व kg/m³ में लगभग कितना है? तो देखिए पानी का घनत्व कितना होता है, पानी का घनत्व 1000 kg/m³। तो 65% साथ पानी पर तैर रहा है, 65% के साथ, मतलब 65% पानी में है और 35% जो उसका हिस्सा है वो ऊपर में तैर रहा है। तो जो आप जान रहे हैं कि घनत्व, मान के लिए कि अगर लकड़ी का घनत्व पानी का घनत्व बराबर होता तो डूब नहीं जाता। अगर वो तैर रहा है तो मतलब कि जो पानी का घनत्व के बराबर जितना उसका घनत्व है उतना भाग पानी में है, बाकी तैर रहा है। तो कितना डूबा हुआ? 65%, यानी कि पानी के घनत्व का 65% इसका 65% लकड़ी का घनत्व होगा। कितना हो गया ये? 650 kg/m³। ऑप्शन है नहीं है, देखिए इसको बदल दीजिए, कितना हो जाएगा इसका? 10 के पावर 3 से गुना कर देंगे तो 65 × 10⁻³ इसको गुना करके देखेंगे इतना ही आएगा। ऑप्शन में 650 नहीं था, इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो गया 0.65 × 10⁻³ kg/m³। नेक्स्ट, ऊंचाई h पर 20 kg भार वाली किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 जूल है, h का मान ज्ञात करें, यानी कि हाइट ज्ञात करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, ऊंचाई कितना, ऊंचाई h है, h फाइंड करना है। द्रव्यमान कितना है? m बराबर 20 kg और स्थितिज ऊर्जा कितना है? 600 जूल। तो जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। m कितना है? 20, 600 जूल है, g कितना है? 10 है, h फाइंड करना है। काट दीजिए 2h। h बराबर कितना हो गया? 3 मीटर। यही आंसर। देखिए कुछ लोग को लग रहा है क्वेश्चन बहुत आसान है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम में आपका इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, कुछ आसान भी रहेगा, कुछ भारी भी रहेगा, तो आपको सब तरह का क्वेश्चन करके जाना है। कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में केवल टफ क्वेश्चन डाल देगा या एग्जाम में केवल इजी क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है। सब मिक्स तरह का क्वेश्चन रहता है। ये चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हम इस तरह का क्वेश्चन करके जाएंगे, संभावना है कि ऐसा ही आएगा एग्जाम में, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 सेंटीमीटर मोटाई वाली ईंट की दीवार के आंतरिक सतह का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और बाह्य सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा में कमी की दर ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दीवार है, इसका मोटाई कितना है? 24 सेंटीमीटर और एक तरफ है तापमान 30 डिग्री, दूसरे तरफ का 50 डिग्री। तो पूछ रहा है कि ऊष्मा कमी की दर, मतलब ऊष्मा जो प्रवाहित हो उसका दर क्या है। देखिए पहले ही बता चुके हैं, ऊष्मा चालकता बराबर क्या होता है? Q × L/A × ΔT। तो Q बराबर लिखेंगे, यही ऊष्मा चालकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? K/A∆T/L। अब सबका मान रख दीजिए। K का मान कितना दिया हुआ है? 0.15 प्रति वर्ग मीटर, यानी कि
एरिया ऑफ 1 होगा इंटू डेल्टा टी 50 माइनस 30 बटा एल कितना हो जाएगा 24 और सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलेंगे, ऊपर 100 से गुना कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 0 काट दीजिए, क्या मिल जाएगा हमारा 15 गुने 20 बटा 24, 3 25 15, 3 8 24, 100 बटा 8 यानी कि 8 का मट 12.5 जूल पर सेकेंड आंसर कौन सा हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर कितना होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर। चलिए 20 प्रश्न आपका हो गया, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि कितना क्वेश्चन मेरा बनता है और उस हिसाब से अपना आकलन कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। चलिए आज से क्लास इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।